ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में ऊपर का पार्ट आपका कॉर्टेक्स होता है, नीचे का मेड्यूला होता है। यहाँ पे जो मेड्यूला है, यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है बेसिकली कौन कर रहा है आपका NaCl और यूरिया। तो जहाँ जहाँ से NaCl या यूरिया निकलता है वहाँ पे ये शब्द आता है कि इट मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये इंटरस्टिशियम है मेडुला, ये मेडुला का रीजन और ये इसका इंटरस्टिशियम आजू बाजू का एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ कॉर्टेक्स में यहाँ पे BC मतलब पता ही आपको, बोमन कैप्सूल। ठीक है। तो यहाँ जो ऑस्मोलैरिटी रहती है वो 300 ऑस्मोल, ठीक है, रहती है पर लीटर। फिर यहाँ से जब नीचे आ रही है तो 400, देखो नीचे नीचे जा रहा है तो ये क्या है, वाटर निकल रहा है, और यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है तो बाहर क्या निकल रहा है, NaCl। ठीक है, ये याद रखना। तो नीचे जा रहा है तो 400, 600, 800, 1000 और यहाँ पे कितने हो गए 1200। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन अगर पूछा तो कहाँ होता है, लूप ऑफ हेनले के बॉटम पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, फिर ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे कैमल और हमारा, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है लूप ऑफ हेनले में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले क्योंकि इसका बहुत बड़ा रहता है, किसका, कैमल का, इसीलिए वो रेगिस्तान में जी सकता है इतने अच्छे से। ठीक है, वेस्टेज नहीं होता। तो वो आपको अडेप्टेशन तो वैसे तो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, आपके सिलेबस से। बट अगर क्योंकि आपका 2026 में एग्जाम है तो मुझे ऐसा लगता है वापस से रीएड करेंगे और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो 400, 600, 800, 1000 और 1200। अब धीरे धीरे देखो ये ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। तो जब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो NaCl क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। दिख रहा है आपको, अब NaCl बाहर आएगा तो 1000, 800, 600, 400। अब देखो मेडुला के ब्रिम पे ये कितना हो गया है, 300, लेकिन उसमें से और NaCl बाहर आ गया तो ये कितना हो गया, 200। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसीडी में आपको 300 दिखता है, वेरिएबल दिखता है लूप ऑफ हेनले में, और डीसीडी में कितना हो जाता है वो 200। देखो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 है। 300 से कम हो गया तो क्या हो गया, ये 200, और 200 फिर हाइपोटोनिक हुआ, हाइपरटोनिक हुआ कि आइसोटोनिक हुआ, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक यूरिन आपको डीसीडी में दिखती है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अब ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट में आपको तो पता है मैक्सिमम वाटर यहाँ से निकल जाएगा और यूरिन 4 टाइम क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ से वाटर देखो निकल रहा है, एरो फिर से नीचे आया तो बाहर क्या निकल रहा है, वाटर। ठीक है, और यहाँ यूरिन बन रही है 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट। अब इसी के बाजू में क्या रहता है, इसका NaCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सॉरी वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा में आप देखोगे यहाँ पे फिर आपको दिखता है कि एरो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से देखते हैं एरो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से देखो NaCl निकल रहा था, इसमें घुस रहा है, और यहाँ से वाटर जो है बाहर जा रहा है क्योंकि NaCl इसमें ऐड हो रहा है। तो 400, 600, 800, ये देखो अंदर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1200। साथ ही साथ इसमें से एरो अगर नीचे की तरफ है, यहाँ देखो ट्यूबिल्स में एरो नीचे की तरफ था तो वाटर बाहर आ रहा था, वासा रेक्टा में भी एरो नीचे तो बाहर क्या आ रहा है, वाटर। लेकिन साथ में इसी का दैट इज हमारा ट्यूबिल्स का, लूप ऑफ हेनले का जो ट्यूब्स है वो इसमें क्या घुसा रहा है, NaCl। ठीक है, तो ये NaCl निकाल रहा है, ये NaCl पकड़ रहा है। ठीक है, और साथ में ये वाटर भी बाहर निकल रहा है। अब यहाँ तो 1200 ऑस्मोल हो गया पर लीटर। अब धीरे धीरे देखो एरो ऊपर जा रहा है तो अब NaCl बाहर आ रहा है, क्योंकि NaCl बाहर आ रहा है तो देखो वैल्यू चेंज हो रही है 1000, 800, 600, 400। दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो लेकिन इसमें से जो वाटर निकल रहा था वो इसमें ऐड हो रहा है, और इसमें से क्या निकल रहा है बाहर, NaCl। इसलिए यहाँ वैल्यू दी है 400, 600, 800, 1000 और 1200। तो ये कौन मेंटेन कर रहा है हमारा, NaCl और यूरिया। ये था आपका दैट इज योर काउंटर करंट मैकेनिज्म। मतलब चीजें यहाँ से निकल रही हैं तो वो ये ले रहा है और इसमें से NaCl बाहर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों की जुगलबंदी है। ठीक है, ये एक चीज बाहर निकल रहा है तो वो एक चीज रिसीव कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं, ये एरो से आपको पता चलेगा, एरो नीचे जाएगा तो वाटर बाहर आएगा, एरो ऊपर जाएगा तो क्या बाहर आएगा, NaCl। ठीक है, ये आपके वैल्यूज दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ जो कलेक्टिंग डक्ट से चालू करता हो तो यहाँ देखोगे ज्यादा से ज्यादा वाटर बाहर जाते हुए दिख रहा है। तो वाटर का मैक्सिमम आपको क्या दिख रहा है, इसको सिक्रीशन बोलेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ दिख रहा है आपको ये कलेक्टिंग डक्ट में। और साथ में यहाँ पे डिफ्यूज क्या हो रहा है, यूरिया। फिर ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ देखो सबसे ज्यादा NaCl बाहर निकलते हुए दिख रहा है, वो भी थिक पोर्शन से, थिन पोर्शन से ज्यादा कहाँ दिख रहा है, थिक पोर्शन, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है।
चलो नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब किडनी का फंक्शन रेगुलेशन कौन कौन करता है? तो सबसे पहले किडनी का फंक्शन रेगुलेट कौन करेगा बेटा? हाइपोथैलेमस। देखो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हार्मोन और नर्वस सिस्टम आपका हो चुका है, तो आपको इतना तो पता है भाई हाइपोथैलेमस रहता है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? एडीएच। एडीएच किडनी पे एक्ट करता है। किडनी पे कौन से दो रीजन पे एक्ट करेगा? डीसीटी और सीडीसी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल्स, सीडी मतलब कनेक्टिंग डक्ट, और उस पे क्या रहते हैं? रिसेप्टर्स। तो देखो अगर डीसीटी की बात करो तो वहाँ दो रिसेप्टर है, एक एडीएच के लिए और दूसरा किसके लिए? एल्डोस्टेरॉन के लिए। अच्छा, एडीएच अगर पड़ जाए हमारे डीसीटी के मैक्यूलर सेल के रिसेप्टर पे, तो वो क्या करता है? ऑस्मोसिस करता है वाटर का, कि NaCl को परमिबल करता है? एडीएच किसके लिए? ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ट्यूब से वाटर निकल के कहा जाएगा? ब्लड में। तो ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से डीसीटी से वाटर बाहर जाता है, ठीक है, एडीएच का काम है। फिर एल्डोस्टेरॉन का काम क्या रहता है कि डीसीटी से क्या बाहर निकाले? वो Na पॉजिटिव, और कहाँ डाले? ब्लड में। ये अभी हमने देखा था, ठीक है। तो क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में धीरे धीरे फीड होगा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं, छोड़ दोगे या कुछ ना कुछ कंटे आएंगे तुम्हारे, तो फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पॉजिटिव सोच रखो। अब यहाँ देखो रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि पॉजिटिव सोचने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। दूसरा कुछ ऑप्शन पकड़ेंगे, इतने तो अमीर नहीं हम कि भाई हमारे घर में बिजनेस डाल देंगे, ये सब हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। टेंशन ही है ना, तो फिर पॉजिटिव सोच के मेहनत ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में देखो क्या होता है। ये देखो ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है, यहाँ पे ये पिंक डॉट क्या है? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स है। क्या है ये? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स। तो जब भी हमारे ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी, ये रिसेप्टर को सिग्नल आएगा और ये सिग्नल से आगे की चीजें कंटिन्यू होंगी। अब ये सिग्नल स्टिमुलेट कैसे होता है? तो मान लीजिए अचानक से हमारा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर क्या हो जाए? कम या फॉल हो जाए, ऐसे ही लिखा है ना एनसीटी में, इफ GFR फॉल्स। तो अगर GFR कम हो गया, तो GFR कम हो गया तो इसका मीनिंग है ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। उसका लिटरल मीनिंग क्या है? ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। उसी का मीनिंग क्या है? बॉडी फ्लूइड क्या हो गया? कम हो गया। देखो ब्लड में जो चीजें रहती है उसी के अपोजिट चीज कहाँ रहती है? किडनी में, ठीक है। तो GFR क्या हो गया बेटा? कम। ब्लड प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम। ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? कम। बॉडी फ्लूइड क्या हो गया बेटा? कम। अब इसकी अपोजिट चीज कहाँ मिलेगी आपको? किडनी में। इसका मतलब यूरिन वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। यूरिन वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। मतलब ब्लड ऑस्मोलैरिटी 300 से क्या हो गई? ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है? यस। चलो, तो ये जब चीजें होती है, चाहे यूरिन कंडीशन देखो या ब्लड की कंडीशन देखो, दोनों चीजें जब स्टिमुलेट होती है तो ये स्टिमुलेशन कौन रिसीव करता है? हमारा ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। और जब ऐसा होता है तो हाइपोथैलेमस वहां से क्या है? सिग्नल लेता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, और जो वहां पे पहले से ही एडीएच वहां पे बना हुआ है ना, सिंथेसाइज कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस, वहां तो स्टोर हुआ है, तो वो वहां से क्या है? रिलीज करता है एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन। और जब एडीएच रिलीज हुआ, वैसोप्रेसिन रिलीज हुआ, तो क्या करता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT and CD। DCT and CD। DCT मतलब डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल्स, CD मतलब कनेक्टिंग डक्ट। अब क्योंकि ये वाटर खींच लेता है किडनी से और कहाँ डालता है? ब्लड में, इसलिए इट मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, यूरिन वॉल्यूम, GFR, ब्लड प्रेशर, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब ये सारी चीजें जो आपकी कम हो गई थी या बढ़ गई थी, उसको क्या है? एक नॉर्मल वैल्यू पर आके रख देती है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। देखो बॉडी की बात हो रही है तो एकदम GFR ज्यादा है या वो सब ज्यादा नहीं चाहिए, वो अगर फॉल डाउन हो गया तो उसको इंक्रीज करते हैं अप टू द नॉर्मल वैल्यू, अप टू द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। जैसे एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन देखा था, एड्रेनालिन भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, नॉर एड्रेनालिन भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। एड्रेनालिन बहुत ज्यादा करता है, इसलिए उसका नाम सिर्फ एड्रेनालिन है। नॉर एड्रेनालिन वो ब्लड प्रेशर अगर फॉल डाउन हो जाए तो उसको इंक्रीज तो करता है, बट बहुत ज्यादा नहीं। कहाँ तक? कौन से लेवल तक करेगा? नॉर्मल लेवल तक। इसीलिए देखो एड्रेनालिन के पहले क्या लगा है? NOR, दैट इज नॉर्मल। वो नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हम कभी क्या स्पेलिंग के पीछे भागते ही नहीं है, सोचते क्या है जाने दो भाई। स्पेलिंग को तोड़ के देखोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट तो वही पूरे हो जाते हैं, अंदाजा लग जाता है, ठीक है, कि कैसा करना है कैसा नहीं। वो इंग्लिश की पावर है बेटा। अब वही ये मेंटेन करेगा, ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल कर देगा, 300 से ज्यादा हो गए तो वापस 300 कर देगा,
यूरिन वॉल्यूम जो इंक्रीज हो गया था उसको नॉर्मल कर देगा, जीएफआर जो डिक्रीज हो गया था उसको नॉर्मल करेगा, ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हो उसको नॉर्मल करेगा, ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड को भी क्या करेगा, नॉर्मल वैल्यू पे आके रख देगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर है रेगुलेशन बाय जेजी सेल। अब जेजी सेल मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बोमन कैप्सूल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस, और उसका डीसीटी जब फेस करता है तो इस एरिया को क्या कहते हैं, जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन के एरिया को क्या कहते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस में बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और डीसीटी। फिर से बताता हूँ, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और डीसीटी, ये तीनों साथ में होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब हमारा डीसीटी के कौन से सेल होंगे और हमारे ग्लोमेरुलस के कौन से सेल, ग्लोमेरुलस के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स और डीसीटी के मैक्यूलर सेल्स, डीसीटी के मैक्यूलर सेल्स और ग्लोमेरुलस के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपैरेटस बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा फॉल डाउन हो जाए, जीएफआर, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, बॉडी फ्लूइड कम हो जाए, Na पॉजिटिव कम हो जाए, तो ये सारी चीजें स्टिमुलेट कहाँ करती हैं, हमारे ग्लोमेरुलस को। इसको स्टिमुलेट करती है हमारे ग्लोमेरुलस को। और ग्लोमेरुलस में कौन सा सेल रहते हैं, जेजी सेल। क्या रहता है, जेजी सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये सारी चीजें हुई, डिक्रीज हो गई, स्टिमुलेट हुआ जेजी सेल ऑफ किडनी, तो वो क्या रिलीज करता है बेटा, रेनिन। क्या रिलीज करता है बेटा, रेनिन। क्या रिलीज करता है बेटा, रेनिन। देखो रेनिन का काम छोटे बच्चों में बहुत होता है, वो देखो वो सिर्फ दूध ही पीता है। क्या पीता है, दूध। तो दूध पी के उसको फाड़ के दही बनाने का काम इतना ही, उसका ज्यादा डाइजेशन नहीं रहता, तो वो सिर्फ रेनिन वगैरह करता है। इसका फंक्शन यहाँ पे अलग है। अब यहाँ पे रिलीज हो रहा है रेनिन इन ब्लड, तो रेनिन क्या कर रहा है, रेनिन हमारा लिवर जो एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज कर रहा है, उस एंजियोटेंसिनोजन को क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जेन या प्रो, ये शब्द किसके लिए होता है बेटा, एक्टिव। किसके लिए होता है, इनएक्टिव। जैसे हमने फाइब्रिनोजेन देखा था और प्रोथ्रोम्बिन, याद होगा। और इसी को मैंने आपको बायोमोलिक्यूलर में हालांकि दिया नहीं, एनसीईआरटी में बोला था ये क्या है, जाइमोजेन। ठीक है, पेट में भी होता है ऐसा, पेप्सिनोजेन। जब एचसीएल की क्वांटिटी वैसी हो जाती है, वही पेप्सिनोजेन कन्वर्ट किस में करता है, पेप्सिन में। हालांकि ये दिया नहीं है लाइन, लेकिन मैंने आपको जब जो हार्मोन्स थे उसमें बताया था ना कि पेप्सिनोजेन गैस्ट्रिन कैसे कैसे क्या क्या एक्टिवेट कर रहा है, गैस्ट्रिन क्या क्या बना रहा है, पेप्सिनोजेन और एचसीएल। लेकिन एचसीएल किसको कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, तभी तो डाइजेशन हो रहा है ना। और उसको पेप्सिन, पेप्सी आपने सुनी होगी ना, पेप्सी, ठीक है, कोका कोला, पेप्सी। तो इस पेप्सी या पेप्सिन का मीनिंग क्या है कि बड़ी ट्रेन है प्रोटीन, उसको 2-3 ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि सिंगल डब्बे में नहीं, मतलब कि प्रोटीन को डायरेक्ट अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर रहे, छोटे छोटे प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक बड़ा प्रोटीन जब छोटे छोटे प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उसको ना पेप्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टोन। लेकिन फिर वही है, अमीनो एसिड बनाने के लिए प्रोटीएजेस, प्रोटीन से अगर हम अमीनो एसिड बना रहे तो प्रोटीएजेस, बट प्रोटीएजेस बड़ा ग्रुप हो गया। लेकिन उसी में अगर प्रोटीन का शॉर्ट पेप्टाइड्स अगर बन रहे हैं, उसी शॉर्ट पेप्टाइड को क्या हो गया, पेप्टोन, और पेप्टोन बना रहा है, इसीलिए वहां पे एंजाइम क्या लग रहा था, पेप्सिन। क्या लग रहा था, पेप्सिन। याद है, याद कहाँ से, पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। देखो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन, ये इनएक्टिव था ब्लड में, जब रेनिन आया तो उसको एक्टिवेट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 बना दिया। क्या बना दिया, एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 आगे कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, लेकिन उसके लिए हमारा लंग्स जो है वो क्या छोड़ता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या छोड़ता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सेम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जैसे आपको ACH कन्वर्टिंग एंजाइम बताया था मैंने, ठीक है, जहाँ पे ACH एसिटिल और कोलिन अलग हो जाते हैं, याद है कि नहीं याद है। तो वो हमने कहाँ देखा था, एसाइट्रिन न्यूरो ट्रांसमिशन में देखा था, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। तो इनएक्टिव जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, यहाँ पे ACA लगता है, लेकिन वो कौन दे रहा है, हमारा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, जो ब्लड प्रेशर को क्या है बच्चों, बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na positive फ्रॉम PCT। इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na positive
positive from PCT. प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूबुल याद है? प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूबुल पे कौन से सेल्स रहते हैं? ब्रश, बॉर्डर, क्यूबॉइडल, एपिथेलियम, टिश्यू। उनमें मिनिमम क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मिनिमम क्या रहता है? मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया। वही तो बोला मैंने, ठीक है? तो बराबर है मेरा। तो यहाँ देखो पीसीटी में मैक्सिमम क्या रहता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, वो मैक्सिमम क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो उसको और बोलता है कि तू क्या कर? ऑल क्या कर? रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कर। अब ये स्टिमुलेट तीसरा काम क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स को। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या बढ़ा देता है आपका? एल्डोस्टेरॉन। क्या बढ़ा देता है? एल्डोस्टेरॉन। याद करो यहाँ मैक्युलर सेल में रिसेप्टर में क्या आ रहा था? एडीएच, और इधर क्या आ रहा था? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कौन बनाता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स। कौन बनाता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सेक्स कॉर्टिकॉइड। लिग्नोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मतलब मेरे से ज्यादा आपको पता है। यहाँ देखो, तो एल्डोस्टेरॉन ये क्या करेगा बेटा? अब जो डीसीटी है या वहां से Na पॉजिटिव आयन लेगा और Na पॉजिटिव आयन लेकर कहाँ फेंकेगा? ब्लड में। कहाँ फेंकेगा? ब्लड में। ब्लड में अगर Na पॉजिटिव आयन बढ़ गए, ब्लड में अगर Na पॉजिटिव आयन बढ़ गए, तो वो क्या करेगा? आजू बाजू से फिर ब्लड क्या खींचेगा? वाटर। क्या खींचेगा? वाटर। क्योंकि सॉल्ट किसको खींचता है बेटा? पानी को। तो अगर मान लो Na पॉजिटिव बढ़ गया हमारे ब्लड में, जो कहाँ से मिला हमको? डीसीटी से। डीसीटी से Na पॉजिटिव आके कहाँ गए? ब्लड में गए। ब्लड में Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव आयन क्या खींचेंगे? आजू बाजू का वाटर। और वो आजू बाजू का अगर वाटर खींचेंगे तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। ब्लड प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। जीएफआर कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। बॉडी फ्लूइड कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। हर चीज नॉर्मल हो जाएगी, ज्यादा होगी, लेकिन कहाँ? अप टू द नॉर्मल वैल्यू। So increase the absorption of Na positive and water from the DCT, so it will increase the GFR, BP, blood, ionic concentration and blood volume. यहाँ तक क्लियर है? देखो एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ वहाँ मत देखो, फिर आपको आता नहीं है, फिर आप मतलब फालतू चीज़ों पे इल्जाम लगाना चालू कर देते हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं मुंह बंद नहीं रख सकता। अब यहाँ देखो, ये रेगुलेशन ऑफ जेजी सेल्स ऑफ किडनी, GFR, BP, बॉडी फ्लूइड या Na पॉजिटिव फ्लूइड ये कम हो जाए, ये स्टिमुलेट करता है हमारे जेजी सेल को। जेजी सेल कहाँ रहते हैं? डीसीटी पे रहते हैं कि ग्लोमेरुलस में रहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो सेल्स है दैट इज जेजी सेल ऑफ किडनी, ठीक है? ये क्या रिलीज करेंगे? रेनिन। अच्छा, ये जो पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं हम? रास। ठीक है, ये जिसको रास नहीं आया उसको रास नहीं आया, ठीक है? मार्क्स भी नहीं आया फिर, ठीक है? कोई इधर देख रहे फिर हो जाएगा काम खत्म। देखो यहाँ देख लो, यहाँ कर लोगे, सब चीजें कर लोगे, जो तुमको लगता है वो कर सकते हो, बट एक दिन इंसाफ होता है और उस इंसाफ में फिर आपको पता चलता है कि नुकसान तो हमने हमारा खुद ही कर लिया, ठीक है? बाकी किसी को फिर फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे आप ही को फर्क पड़ेगा। जेजी सेल ऑफ किडनी ये रिलीज कर रहे हैं रेनिन इन ब्लड। अब रेनिन क्या करता है? जो हमारा एंजियोटेंसिनोजेन है, उस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिनोजेन कौन रिलीज करता है? लिवर करता है कि किडनी करता है? लिवर। और एंजियोटेंसिनोजेन एक्टिवेटेड है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है? इनएक्टिवेटेड। उसको एक्टिवेट कौन करता है? रेनिन। अब रेनिन जो है वो किसने रिलीज किया? जेजी सेल ने कि मैक्युलर सेल ने? जेजी सेल किसके? डीसीटी के ग्लोमेरुलस के? किसके? ग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ जेजी सेल हैज रिलीज द रेनिन। रेनिन कब रिलीज हुआ? जब जीएफआर, बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ, तो उसने स्टिमुलेट किया जेजी सेल को। जेजी सेल ने फिर क्या रिलीज किया? रेनिन। रेनिन कहाँ पे आया? लिवर के मतलब उसने कौन से केमिकल को पकड़ा उसने? एंजियोटेंसिनोजेन। और एंजियोटेंसिनोजेन को किसमें कन्वर्ट किया उसने? एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 किसमें कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन 2। उसके लिए क्या लगेगा? एसीई। क्या लगेगा? एसीई। एसीई का फुल फॉर्म? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन रिलीज कर रहा है? पेट रिलीज कर रहा है कि दिमाग? कौन रिलीज कर रहा है? लंग्स के एल्वियोलाई ने रिलीज किया एसीई, तो एंजियोटेंसिन 1 किसमें कन्वर्ट हो गया? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो ब्लड प्रेशर, जीएफआर, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड कम होगा कि ज्यादा? कम होगा कि ज्यादा? क्या होगा ज्यादा? जीएफआर, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम। बस इतने तीन ही याद रखो। क्या है? जीएफआर, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम। क्या होगा? इंक्रीज होगा कि
के डिक्रीज Increase. यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है उसका, पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर के अलावा? हाँ, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एल्डोस्टेरॉन। लेकिन ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड Na पॉजिटिव फ्रॉम PCT। किससे करता है ये? PCT. ये वाला पॉइंट रहेगा शायद, है ना? फिर बाद में ये स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से आएगा? एड्रिनल मेडुला से कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से? Adrenal cortex. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड से? Mineralocorticoids. मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ रहता है? आउटर रीजन में रहता है कि इनर रीजन में रहता है? मिडल में रहता है। सबसे बाहर क्या रहता है? जोना Glomerulosa. वो कौन बनाता है? Mineralocorticoids. बाहरी होना मेरे भाई, फिर क्या इस मतलब गजनी बन जाते हो हर बार। सबसे अंदर क्या रहता है? जोना रेटिकुलरिस। और बीच में क्या रहा है? जोना Fasciculata. फैसिक्युलाटा क्या बनाएगा? Glucocorticoids. जोना ग्लोमेरुलोसा क्या बनाएगा? Mineralocorticoids. देखो जोना ग्लोमेरुलस है जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जी, तो मैच नहीं हो रहा है यहाँ। यहाँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, उसी से काम खत्म हो गया। रेटिकुलरिस सबसे अंदर वो एंड्रोजन बनाते हैं, ठीक है? तो बच गया बीच में फैसिकुलेटा क्या बनेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और वो क्या रहता है? कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन। Cortisone. अब यहाँ देखो ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरॉन बन रहा है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड Mineralocorticoids. अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? डीसीटी पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा? DCT. अब डीसीटी पे जब वो सिर्फ डीसीटी पे करेगा कि सीडी पे भी करेगा? सीडी पे भी। सीडी पे भी रिसेप्टर होता है, अभी अभी हमने देखा है। देखो अगर चीजें दी है नहीं दी है फिर भी आपकी जिम्मेदारी वो आपको करना है। आपको डॉक्टर बनना है, बाजू वाले को नहीं बनना है, ठीक है? फीस भर रहे हो, सब कर रहे हो, तो इसका मीनिंग वो सभी ट्राई कर रहे हैं। बट आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लो फीस लो और अभी हमें डॉक्टर बना दो। तो वो कोई मशीन है कि यहाँ से आलू डालो, वहाँ से एमबीबीएस निकालो, ठीक है? तो डिग्री नहीं निकलती वैसे। आलू डाल के एमबीबीएस की डिग्री ऐसे निकल रही हो, ये लोगों के पास निकलो, ठीक है? मारो लोगों को जाके, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ देखो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड वाटर फ्रॉम DCT, जिससे क्या इंक्रीज हो जाएगा? GFR, ब्लड प्रेशर, ब्लड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्लड वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ANF। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। ऑब्वियसली ANF क्या करता है बच्चों? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है? Decrease. अरे इंक्रीज करता है ना? नहीं. सही है ना तुम लोगों का? ठीक है, तो ये ANF को क्या करता है? ANF क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज, ठीक है? लेकिन ये डिक्रीज कब करता है? जब बढ़ेगा. जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर का फिर एहसास किसको होता है कि ब्लड प्रेशर भाई बढ़ गया? वॉल ऑफ आर्टरी, वॉल ऑफ आर्टरी। तो उसके जो कार्डियोसाइटिक सेल्स रहते हैं उनको पता चल गया कि अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो क्या रिलीज करना चालू कर देते हैं? ANF। ANF मतलब Adrenal natriuretic factor. क्या है वो? Adrenal natriuretic factor. अभी देखो इफ रास इज मोर, अगर रास ज्यादा हो गया, रास क्या कर रहा था? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या कर रहा था? ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था। तो उसको नॉर्मलाइज करना। अगर ये हाइपर हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये सिग्नल किसको जाता है? वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है? फिर ये क्या रिलीज करता है? ANF. अच्छा, वो पावरफुल क्या था? वैसो Constrictor. वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किससे कर रहा था? PCT से। वो स्टिमुलेट किसको कर रहा था? एल्डोस्टेरोन। Aldosterone. यहाँ पे चीजें अपोजिट होगी, वो वैसो कंस्ट्रिक्टर था, तो ये क्या? वैसो Dilator. ब्लड प्रेशर क्या होगा? ये किसको इनहिबिट करेगा? RAS. और Aldosterone. और इट एक्ट एज अ Diuretic हार्मोन, ठीक है? इससे क्या होगा? पॉलीयूरिया, ठीक है? अब ऐसा भी कह सकते हैं बिल्कुल ये अपोजिट है, तो अपोजिट शब्द को हम बड़ी फ्लैविशिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक। क्या कहते हैं? Antagonistic. एंटागोनिस्टिक टू किसके लिए रहेगा? एंटागोनिस्टिक ऑफ RAS. तो रास का बिल्कुल ही क्या है? ये Opposite अपोजिट है, ये रास नहीं आया, ठीक है? अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, पढ़ो क्या लिखा है? Kidneys, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretory waste. Our lungs remove large amounts of CO2, approximately 200 ml per minute, and also significant quantities of water every day. Liver, the largest gland in our body, secretes bile containing substances like bilirubin
लेकिन क्या होता है जो सलाइवा होता है उसमें सिर्फ यूरिया नहीं बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए जो पुराने लोग हैं, अब आपको बताऊंगा तो आपको यू ऐसा करोगे, लेकिन पुराने लोग आज भी सुबह सुबह उठ के अपना थूक लेते हैं और अपनी आंखों को लगाते हैं, इसलिए उनका आज भी चश्मा नहीं है, ठीक है। और यहाँ तो हम चिकन मटन खाते नहीं, बचपन से चश्मा लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो लिवर स्ट्रांग नहीं है तो बेटा कुछ ना कुछ तो तुमको पे बैक तो करना पड़ेगा। अब तुमको भाई रोज का गाजर कम से कम 1.5 किलो गाजर खाना चाहिए, ठीक है। 1.5 किलो गाजर तो भाई एक हफ्ते में भी नहीं खाते हम बोलना, ठीक है भाई। तुमको मेंटेन करना है तो वो करना पड़ेगा ना, बीइंग वेजिटेरियन यू हैव टू डू इट। अब ऐसा नहीं कि मैं वेजिटेरियन के अगेंस्ट हूँ, बट क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो है, साइंस के लिए कोई भी जात धर्म नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा हम लोग वेजिटेरियन में रोज का क्या खा रहे हैं, आलू गोभी ये प्याज टमाटर वांगे ये वो बस वही सब चीजें रहती है, ठीक है। अब देखो आपकी यूरिन देखते हैं कैसे फॉर्म होती है। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है 1.5 to 1.8 लीटर। द यूरिन फॉर्म इज अ लाइट येलो, ठीक है, एकदम येलो नहीं रहती है, ठीक है, लाइट रहता है उसमें और येलो रहती है वो कलर, ठीक है। और वाटरी फ्लूइड रहती है, मतलब एकदम वाटरी रहती है, ठीक है, मतलब पता ही नहीं लोगों को वाटरी है कि नहीं है। विच इज स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, जो कि कितनी है 6.0 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर यूरिन ऑर्डर लिखवा के दिया ना, क्या है वो यूरिन ऑर्डर का स्मेल है, ठीक है। किसी में ज्यादा आता है किसी में कम आता है, ठीक है। इसलिए देखो सभी की मतलब राज खोलता हो वही कि जब भी मम्मी मतलब काम वाम करते हैं, सब बाथरूम धो के सब नहाने जाते हैं, और किसी के घर में अगर बच्चे रहे तो बोलती बाथरूम में किसने टॉयलेट किया, ठीक है। बाथरूम में नहाते वक्त जब ठंडा पानी एकदम हमारे बॉडी पे जाता है, तो ऐसी कुछ चीजें होती है कि अब टॉयलेट तो लग गया, अब नहा भी रहे, अब क्या करें, बाथरूम कौन जाए भाई, और उसमें ठीक है इतना रोके भी कोई, चलो बाथरूम में विसर्जन हो गया, ठीक है। फिर अब पानी तो डाल दिया, सबको लगता है कि अब पानी डाल दिया चली गई यूरिन, ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो यूरिन आउट की स्मेल यहाँ घूमते, मम्मी को पता लगता है और फिर खराटा है और तुम हो, ठीक है, यहाँ तो झाड़ो ये होता है, ठीक है, झूठ मत बोलना, पता है मुझे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, इतना यूरिया क्या होता है एक्सक्रीट होता है। डिसऑर्डर देखो, माल फंक्शन ऑफ किडनी कैन बी लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, तो उसी को क्या कहते हैं हम, यूरेनिया, व्हिच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड्स टू किडनी फेलियर। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है इस पे। In such patient, urea can be removed by a process called हेमोडायलिसिस। देखो क्या होता है बच्चों, आपको बताता हूँ, मेरे पापा का ही मतलब हमेशा होता था डायलिसिस वगैरह, तो उसमें एक औरत भी आती थी, आखिर में पता है क्या सब साथ छोड़ देते, वो बेचारी स्कूटी चला गिर जाती थी, उसका यूरिया मतलब उसके बॉडी में इतना मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती थी, डायलिसिस के लिए अकेले आती थी। बच्चे छोड़ देते हैं बेटा, याद रखना, बच्चे छोड़ देंगे आपको, आपके पति वती सब छोड़ देंगे, आप अकेले ही जाओ, तो उसका बड़ा बेकार लगता है। और प्रोफेसर थी वो, अब उसने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, ठीक है, ना दारू पीती थी, ना चिकन मटन ओवर खाती थी, ना वसा, ना कुछ नाश्ता, नॉर्मल था, बट फिर भी हुआ। तो बॉडी हमारी कैसे बिहेव कर रही है कैसे नहीं कर रही है हमको पता है क्या, नहीं। ऊपर से हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जेनेटिक्स पहली वीक है, तो बॉडी तो पहली वीक है, उस पर तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है, ठीक है। नेचर का कोई रोल फॉलो नहीं करता है, रैंडम मीटिंग का। तो यहाँ पे हमारी बॉडी वीक हो चुकी है, इस एरा में हम ऐसे एरा में, तो हमें सिर्फ हमारे डाइट पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें ब्लड टेस्ट वगैरह हर 3 महीने में करनी चाहिए, और अच्छी जगह पे करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उसने दुकान खोल के रखे कुछ भी प्रिंट कर देगा, टेस्ट किया नहीं कुछ नहीं, किसको पता चल रहा है। अच्छी जगह से करना और अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, और अपनी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। क्योंकि देखो आज नहीं तो कल हम 50-60 साल के होंगे, अब 50-60 साल के बाद ऐसे तो रहेंगे नहीं एकदम बॉडी एकदम ऐसी, पता है सब कमर झुक जाएगी, चेहरा भूत जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी हिस्ट्री मेंटेन करो, डाइट मेंटेन करो और ब्लड टेस्ट करो। आप अपना तो नहीं कर सकते, कम से कम अपने माँ बाप का तो करो, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो बेटा मेहनत ही करते रहते हैं, उनकी मेहनत को मतलब उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी और तुम पैसे कमाओगे, क्या मतलब है फिर, ठीक है। 4 धाम की यात्रा पे ये भी नहीं ले जा पाओगे। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialysing unit called artificial kidney. तो ये रही artificial kidney, ये रेडियल वेन, ठीक है, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकला। अब जानबूझ के हमें क्या है, ब्लड जो है क्लॉट ना हो तो इसलिए टेम्परेचर कम रखना पड़ता है और एंटीकोगुलेंट रखना पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर ब्लड इज 0 डिग्री एंड मिक्स्ड विद एंटीकोगुलेंट दैट इज द हेपेरिन। अब देखो ये ट्यूब है, इस ट्यूब से ब्लड जा रहा है, देखो बच्चों, अब उस ट्यूब से ब्लड जा रहा है, अब उसके आजू बाजू में क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है,
अब डायलिसिंग फ्लूइड हमें ऐसा रखना पड़ता है कि एसेंशियल चीजें बाहर ना आए, जो उस व्यक्ति के लिए एसेंशियल है, और नॉन एसेंशियल चीजें क्या आ जाए, बाहर आ जाए, या जो यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट है वो बाहर आ जाए, क्योंकि किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, इसमें जो काम की चीजें होती है वो बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा रखना पड़ता है, सेम, या फिर मैं बोलूं कैसा रहेगा, आइसोटोनिक। कैसा रहेगा, आइसोटोनिक। तो बाहर का जो हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड है वो, और अंदर के ट्यूब के अंदर जो हमारा ब्लड है वो दोनों भी कैसे, आइसोटोनिक है। मान लो ग्लूकोज 10 है तो बाहर भी कितना है, 10 है, तो ग्लूकोज जाएगा नहीं आएगा, ठीक है, या कोई भी केमिकल हो XYZ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यूरिया बहुत ज्यादा है तो बाहर में वो नॉर्मल ही रखता है, नॉर्मल मान लो यूरिया 5 है तो अंदर भी 5 ही रहना चाहिए था, बट अंदर अगर 50 है तो 45 बाहर आ जाएगा, फिर से आइसोटोनिक हो जाएगा। इसलिए बार बार ये ब्लड जो है ये ऐसा जाते आते रहता है, ठीक है। तो अब ऐसा होने के बाद पूरा ब्लड जब ये आ जाता है तो देखो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या आ गए, बाहर आ गए, ये पीला पीला दिख रहा है, दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, और इस ट्यूब को कहते हैं हम सैलोपियन ट्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब डायलिसिंग फ्लूइड कैसा है, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो उसके लिए कैसा रहेगा देखो, क्योंकि इसके अंदर अगर नाइट्रोजन वेस्ट ज्यादा है तो वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, क्या हाइपरटोनिक हो गया, फिर हाइपरटोनिक। कौन हो गया, डायलिसिंग फ्लूइड के सैलोपियन ट्यूब। तो सैलोपियन ट्यूब इज हाइपोटोनिक है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और बाहर डायलिसिंग फ्लूइड कैसा रहेगा उसके लिए, हाइपोटोनिक। कैसा रहेगा, हाइपोटोनिक। तो कहीं पे चीज अगर ज्यादा हो बाहर तो अंदर चीज ज्यादा है बाहर कम है, या हायर कंसंट्रेशन है अंदर बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या फिर हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। तो ये नॉर्मल फिनोमेना से क्या हो गया, आपकी किडनी का काम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, वो निकल गया। अब चीजें फिर से वापस से हमको बॉडी में डालनी, तो टेम्परेचर वापस से क्या है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर करना पड़ेगा, और मिक्स करना पड़ेगा एंटीकोगुलेंट, जितना एंटीकोगुलेंट डाला था उतने ही हम क्या डालेंगे, एंटी हिपैरिन, और वो क्या कर देगा, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग पावर को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अब वापस से वो क्या है, हमारे रेडियल वेन से उसी पेशेंट में छोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बीमारियां, ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन ज्यादा हो गया तो कीटोन्यूरिया। अब देखो ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया कब होता है, डायबिटीज मेलिटस। देखो आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया है, वो ग्लूकोज इंसुलिन ना होने की वजह से, इंसुलिन खराब होने की वजह से, इंसुलिन रिसेप्टर खराब होने की वजह से वो हमारे सेल पे नहीं जा रहे। ग्लूकोज एक हाथी जैसा है, ठीक है, तो उसका गेट क्या है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर है, GLUT4 आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। तो वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है भैया, वो गेट खुल ही नहीं रहा है। उस गेट को खोलने के लिए क्या लगता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HRC, ठीक है। तो वो जब होता है तभी उसके कन्फर्मेशन की वजह से ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो क्लोज है, ऐसे क्लोज है, वो क्या हो जाएंगे, ओपन। वो क्या हो जाएंगे, ओपन। बट वो ओपन होने के लिए चीजें तो चाहिए ना कुछ, तो वो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये सेल है। अब ये सेल में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये रहेगा हमारा ग्लूट ट्रांसपोर्टर, एनसीईआरटी में जो दिया है ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4, जिसको हम बोलेंगे GLUT4 इंटेस्टाइन में, ठीक है। ऐसे 5 है वैसे तो। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ये क्या रहता है, रिसेप्टर रहता है, दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर। क्या है बेटा ये, इंसुलिन रिसेप्टर। अब ध्यान दो, अब ये इंसुलिन रिसेप्टर है। इधर देख ले बेटा, उसके बाल में क्या देख रहा है, ठीक है, एक तो पीछे बैठता है बालकनी के टिकट लेके, फिर यहाँ वहाँ देखे जा रहे हैं। तो ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर 4 है और ये इंसुलिन रिसेप्टर है। अब देखो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो मान लो हमारी वैल्यू हाई है, एकदम लिमिट में है, मतलब इसके बाद तो डायबिटीज हो जाएगा, प्री डायबिटिक बोलते हैं। 140 इतनी है हमारी वैल्यू ब्लड में शुगर की, ग्लूकोज की। अब हमने जब खाना खाया तो वो 10 टाइम इंक्रीज हो गई, तो 10 टाइम इंक्रीज हो गई तो कितना हो जाएगा, 1400। अब हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज सेंसिंग ऑर्गन है। क्या है, ग्लूकोज सेंसिंग ऑर्गन। अब ये जो ग्लूकोज सेंसिंग ऑर्गन है कौन है बच्चों, वो पैनक्रियास, मतलब पैनक्रिया, ठीक है। तो जो पैनक्रियास है, ठीक है, वो हमारा ग्लूकोज सेंसिंग ऑर्गन है। अब इसी में हमारे ग्लूकोज सेंसिंग ऑर्गन में क्या रहता है बच्चों, हाँ, आइलेट्स ऑफ लैंगर है। एंडोक्राइन पोर्शन क्या रहता है, आइलेट्स ऑफ लैंगर है। देखो है आइलेट्स ऑफ लैंगर है, लेकिन इजलेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, लैंगर है। अब ये
इस पे जाएगी चीजें। इसमें क्या रहेगा हमारा बीटा सेल रहेगा। क्या रहेगा हमारा बीटा सेल। बीटा सेल स्टिमुलेट हुआ, बीटा सेल क्या रिलीज करेगा बेटा? इंसुलिन। बीटा सेल क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। अब इंसुलिन अगर यहाँ पे रिलीज हो गया, देखो यहाँ पे इंसुलिन आया, यहाँ पे रिसेप्टर पे बैठा, यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हुआ, ये ग्लू ट्रांसपोर्टर क्या हो जाएगा? ओपन, और जो हाथी जैसा आपका बाहर ग्लूकोज वेट कर रहा था वो ग्लूकोज क्या आ जाएगा? अंदर। ग्लूकोज इतना बड़ा था ना, तो वो नॉर्मली क्या आ गया? अंदर आ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ग्लूट ट्रांसपोर्टर। क्या कहते हैं? ग्लूट ट्रांसपोर्टर। इसमें अगर ये रिसेप्टर खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो आपको डायबिटीज होता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. थैंक यू।